हेलो एवरीवन, प्रिसीजन एएस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है पेपर टू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पेपर टू में जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का जो सेक्शन है उसको हम अपनी क्लास में कवर करेंगे और आने वाले समय में हमारे कैसा शेड्यूल रहेगा, हम कैसे कौन सी अप्रोच लेकर के चलेंगे। आज हमारा एक इंट्रोडक्शन क्लास है, तो चलिए देखते हैं। सिलेबस में आप सबने देख रखा होगा भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था इतना दे रखा है, उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स भी दे रखा है, लेकिन भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था दोनों में डिफरेंस है। इसका मतलब है कि जब यूपीएससी के द्वारा ही डिफरेंस करके दिया गया है, तो इसका मतलब है कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसके साथ साथ हमारा जो मेन फोकस रहेगा क्लास का, वो मेंस के ऊपर रहेगा। हम मेंस के ऊपर फोकस करके चलेंगे। इसमें आपका कवर हो जाएगा, यूपीएससी का भी कवर होगा, प्लस साथ में आपका स्टेट पीसीएस का भी इसके साथ साथ कवर होता चला चलेगा। फिर और जो मेंस की क्लास जब हम करेंगे, पूरी कंप्लीट करेंगे पूरा, तो इसके साथ साथ जो प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंस जो फैक्ट आते हैं उसको भी हम कुछ अपने क्लास के दौरान ही हम कंटिन्यू बताते हुए चलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। बुक में आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत बहुत से लोग पढ़ते हैं, और आपको डी डी बसु भी ले सकते हैं। और एक आती है पी के शर्मा की बुक, पी के शर्मा की बुक आती है। इन तीन में से किसी एक को ले सकते हैं आप। मैक्सिमम आप देखेंगे जितने भी टॉपर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं लक्ष्मीकांत को लाइन टू लाइन पढ़ने के लिए, तो आप इसको भी ले सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप केवल इसी को पढ़िए, ये दोनों बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है, आप पी के शर्मा को भी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लैंग्वेज प्लस इसके साथ साथ विश्लेषण भी दे रखा है। लेकिन लक्ष्मीकांत में देखेंगे, इसमें आपको मेंस के अकॉर्डिंग विश्लेषण नहीं मिलेगा किसी भी टॉपिक का। इसमें आप देखेंगे मोस्टली फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। तो इस प्रकार से आप ये बुक के बारे में मैंने बताया, प्लस इसके साथ साथ हम देखेंगे जो पुराने क्वेश्चंस पेपर जो यूपीएससी द्वारा दिए गए हैं, उसमें से पेपर टू में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी हम अपनी क्लास के दौरान ही डिस्कस करते चलेंगे। प्लस एक हम आंसर फॉर्मेट पे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आंसर राइटिंग कैसे करनी है और क्या अप्रोच लेकर के चलनी चाहिए, ये भी हम अपनी क्लास में बात करेंगे। और आप सबने देख रखा हो न्यू पैटर्न जो अभी यूपीएससी के द्वारा 2023 में जो प्रीलिम्स अभी बीता, उसमें से आप देख सकते हैं 28 मई का जो पेपर था, उसमें देखे होंगे अगर आपने पूरा मतलब एलिमिनेशन जो विधि थी उसको पूरा एलिमिनेट कर दिया है यूपीएससी के द्वारा। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें और डीप नॉलेज करनी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। इससे हमारी एक बॉडी लैंग्वेज में भी बदलाव आता है और हमारे एग्जाम में भी सहायक होगा। इसके साथ हम नई अप्रोच लेकर के चलेंगे न्यू पैटर्न के साथ। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि क्लास में आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन प्री का और मेंस का भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये क्लास आपको मंडे को डेली हर मंडे को मिलेगी सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे आपको मंडे को मिल जाएगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा कैसा आगे का शेड्यूल है। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, लिखित संविधान में संविधान को घोषित करने की तिथि निर्धारित होती है। दूसरा स्टेटमेंट है, संविधान सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। तीसरा स्टेटमेंट दे रखा है, पाकिस्तान और ब्रिटेन के संविधान अलिखित संविधान हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको विश्लेषण के माध्यम से वीडियो के एंड तक में आपको जरूर मिल जाएगा। तब आप इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा जो मतलब मेन फॉर्मेट है, ये हमने दे रखा है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का। हम संविधान में क्या क्या बात करेंगे, संविधान में देखिए हम देखेंगे कि संविधान की अवधारणा क्या है, संविधान के कितने प्रकार हैं और संविधान का कार्य क्या होता है, इसको देखेंगे। ये संविधान है मतलब जिससे हमारे सिलेबस में दे रखा है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस है। यूपीएससी के द्वारा ही सिलेबस में डिफरेंस करके दिया गया है। इसका मतलब है कि दोनों में अंतर है। राज्य व्यवस्था का मतलब होता है कि कैसे शासन व्यवस्था को
लागू किया जाए, कैसे चलाया जाए। संविधान क्या है? संविधान का कार्य होता है कि वो उसको मार्गदर्शित करता है। संविधान और राज्य व्यवस्था में माइनोर सा डिफरेंस होता है। जैसे कि आप देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि इसके दायरे में आती हैं। और इसी तरह हम देखेंगे भारत का संविधान, कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि संविधान लिखित क्यों है, हमारा भारतीय संविधान लिखित क्यों है, अलिखित क्यों नहीं है ब्रिटेन की तरह। और भारतीय संविधान उधार का थैला तो नहीं है, इसे कई क्रिटिसाइज करते हैं कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका से ले रखा है, संघीय व्यवस्था को हमने ले रखा है कनाडा से। इस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत सारे आलोचक भी देखने को आपको मिलेंगे बुक में। इस तरह से हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा कि प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। फिर इसके बाद हम लेकर के चलेंगे मौलिक अधिकार, फिर इसके बाद डीपीएसपी को लेकर चलेंगे। लेकिन जब मौलिक अधिकार और डीपीएसपी दोनों कवर हो जाएंगे तो दोनों के साथ संबंध किस तरीके से स्थापित किए गए हैं इसको भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके साथ साथ हम देखेंगे फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार और फंडामेंटल ड्यूटीज के मध्य में कैसे संबंध है। इस तरीके से भी क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है, तो हम इस सारे जो हम कवर करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है संविधान। संविधान, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि संविधान क्या है। संविधान क्या है? संविधान एक दस्तावेज है जो कॉन्स्टिट्यूशियो शब्द से निकला हुआ है। ये संविधान एक दस्तावेज है जो कॉन्स्टिट्यूशियो शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है आदेश या विनियमन। इसका अर्थ होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सरकार की शक्तियों का निर्धारण एवं उनको सीमित करना शामिल होता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि संविधान एक दस्तावेज है जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है आदेश या विनियमन या रेगुलेट करना। इसमें क्या होता है, इसमें सरकार किसी संगठन की शक्तियों का निर्धारण होता है, जैसे कि सरकार किस दायरे तक अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकती है, तथा इसके साथ साथ उनमें उनको उन शक्तियों को सीमित करने की भी बात कही गई होती है। इस तरीके से आप देखें कि यूपीएससी 2023 की प्रीलिम्स में यहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ था और सिंपली आपको देखना था। अभी हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिजाइन किया था। फिर इसके बाद आता है संविधान के प्रकार। संविधान के आप देखेंगे कि मोस्टली दो प्रकार के मिलेंगे, एक तो लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान में जैसे जैसे कि भारत, यूएसए, जापान, पाकिस्तान और भी बहुत सारी कंट्री हैं जिनके पास लिखित संविधान है। फिर बात आती है लिखित संविधान तो है, लेकिन इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। लिखित संविधान में देखिए योजनाबद्ध होता है, लिखित संविधान योजनाबद्ध होता है, संयोजित होता है, संगठित होता है, प्लस इसके साथ साथ सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये इसे निर्धारित जो मतलब घोषित करने की तिथि जो होती है, इसको निर्धारित करने की तिथि पहले ही होती है। मतलब कब इसे घोषित किया गया था, कब इसे घोषित किया गया था इसकी तिथि निर्धारित होती है। तो इस तरीके से आप देखें कि जो मैंने क्वेश्चन अभी पूछा आपसे कमेंट बॉक्स में देने के लिए, तो एक ऑप्शन यहाँ से इलिमिनेट हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, इसमें निश्चितता के तत्व होते हैं, प्लस इसके साथ साथ ये कठोर और लचीला दोनों के तत्व होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे भारतीय संविधान में देखेंगे कि ये लचीला लचीला है, लेकिन अगर आप अमेरिका के संविधान को देखेंगे, तो वहाँ पे कठोरता के तत्व हैं। यानी कि लिखित संविधान में लचीला और कठोरता के दोनों के तत्व दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि अगर यूएसए अमेंडमेंट करना चाहे तो आसानी से नहीं कर सकता है, लेकिन अगर भारतीय संविधान में संशोधन करना होता है तो हम आसानी से बहुमत के माध्यम से कर सकते हैं। इसी तरीके से अलिखित संविधान में जैसे ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल ऐसी कुछ कंट्रियां हैं, यहाँ पे न्यूजीलैंड भी है, इसके साथ आप देख सकते हैं। लेकिन इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसकी विशेषताएं घोषित करने की तिथि निर्धारित नहीं होती है, यह समय के साथ विकसित होता है और लचीलापन इसमें पाया जाता है। ये देखिए आप देख सकते हैं यूपीएससी के द्वारा 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है जो अभी हम बात कर रहे थे। सिंपली पूछ क्या रखा है, किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन
को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। यानी कि देखिए अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली आपको पूछ रखा है। अब आप ऑप्शन पे आएंगे, पहला ऑप्शन देखेंगे यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। दूसरे देखेंगे राजनीतिक पक्षों सरकार के सृजन को स्वीकार करता है। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। अभी देखिए हमने पहला ही ऑप्शन में पहले स्लाइड में मैंने बताया था आपको कि यह संविधान एक दस्तावेज है जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से निकला हुआ है, जिसमें किसी सरकार संगठन की शक्तियों का निर्धारण और सीमाबद्ध भी किया जाता है कि किस सीमा तक जाकर के अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और उसे किस सीमा के दायरे में काम करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यूपीएससी द्वारा क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। फिर यहाँ पे आता है संविधान के कार्य। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूपीएससी द्वारा जो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि बहुत पेपर तो टफ था, कह सकते हैं टफ है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर आप बेसिक भी पढ़ रखे हैं आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब उस पर टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है तो आप उसके लिए तैयारी लग करिए। और ये आपको सभी जगह देख रहे होंगे कि आप प्लान बी की तरह काम करिए, प्लान बी रखिए। जाहिर सी बात है आपको प्लान बी रखना पड़ेगा, क्योंकि अब यूपीएससी के द्वारा जैसा पैटर्न लाया गया है तो उसके साथ साथ आपको भी अपने आप में बदलाव लाने पड़ेंगे। फिलहाल हम देखते हैं संविधान के कार्य। जैसे आप पहला देखेंगे संविधान का कार्य होता है राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखना, उसकी सीमा को निर्धारण करना, और संविधान का कार्य होता है प्रकृति और प्राधिकार का निर्धारण। यानी संविधान की कैसी प्रकृति है और किस किस अथॉरिटी के द्वारा इसका मतलब कैसे निर्धारण किया जाएगा, कैसे प्रयोग किया जाएगा, ये सब आप देख सकते हैं। और दूसरा देखेंगे देश के लक्ष्य उद्देश्य एवं मूल्यों को भी निर्धारित करता है। यानी कि हमारे देश के लक्ष्य जैसे कि आप प्रियम्बर में ही देखेंगे सामाजिक लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सब क्या है, ये सब लक्ष्य उद्देश्य हैं। लक्ष्य क्या है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और और मूल्यों को निर्धारित करना, जैसे एकता, बंधुता, अखंडता, ये सारे ऐसे मूल्य जो हैं जो हमारे प्रियम्बर में भी देखने को मिलते हैं, उनको निर्धारित करना। आप ये देख सकते हैं ये देखिए आप देख सकते हैं तीसरा पॉइंट हमारा ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मूल्यों को अभिव्यक्ति देना। फिर चौथा पॉइंट आप देखेंगे नागरिकता की व्याख्या के साथ साथ अधिकार एवं कर्तव्यों का स्पष्टीकरण करना। यानी कि नागरिकता जो दी जाती है या हमारे देश से कोई बाहर जाता है, यहाँ की नागरिकता त्याग करके दूसरे देश की नागरिकता लेता है, तो उसको भी मतलब एक्सप्लेन करना, और जो विदेशी लोग भारत की नागरिकता को एक्सेप्ट करते हैं उसको भी कैसे एक्सप्लेन करना, ये भी एक संविधान का ही कार्य होता है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा से देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साथ आगे बढ़ाना, ये हालांकि संविधान का कार्य नहीं होता है, लेकिन आप देखेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वसुधैव कुटुंबकम की ही अवधारणा आपको मोस्टली आपको देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं महाउपनिषद से वसुधैव कुटुंबकम को लिया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये यूपीएससी के द्वारा अभी पूछा नहीं गया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक बार पूछा था मुंडकोपनिषद से लिया गया था। क्या लिया गया था आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया था। फिर जो हमारा दूसरा टॉपिक था कि संविधान, भारतीय संविधान लिखित क्यों है, तो भारत का संविधान लिखित क्यों, इसका आप आंसर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब 1947 में जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय आप देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। द्वितीय युद्ध समाप्त होने के साथ साथ ही आप देखेंगे कि दो बड़ी महाशक्तियों का उदय हुआ था, एक तो यूएसए, दूसरा था रूस। इसके साथ आप देखेंगे कि यूएसए और रूस के साथ जब वो मतलब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद यूएनओ का गठन होता है ताकि तृतीय विश्व युद्ध ना हो। फिर इसके साथ दो महाशक्तियों का उदय होता है। इसमें अब भारत को एक संतुलन की स्थिति को बनाने के लिए मतलब एक चुनौती थी कि हम किसकी तरफ जाएं, यूएसए की तरफ जाएं या रूस की तरफ जाएं। तो एक संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए एक भारतीय संविधान का लिखित होना
आवश्यक था, जो कि उस समय परिस्थितियों के अनुसार हमें एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। अब आप देखेंगे भारत में आंतरिक अशांति भी थी। आंतरिक अशांति जैसे कि हैदराबाद और जूनागढ़ भारत में मिलना नहीं चाहते थे। इसके साथ आप देखेंगे वल्लभ भाई पटेल की यहाँ पे भूमिका आती है। तो एकता और अखंडता की चुनौती थी कि हम कैसे अपने विविधता में एकता को कैसे मतलब वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे एक साथ हम आ सकते हैं, इसकी भी एक चुनौती थी। प्लस इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जब जूनागढ़ और हैदराबाद जब भारत में आ गए, मिल गए, तब देखेंगे कि इसके साथ साथ आपको एक चुनौती और देखने को मिली थी कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक लक्ष्यों एवं उद्देश्य को व्यवस्थित करना। प्लस इसके साथ साथ आपको वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार से आपको आगे के उद्देश्यों को मतलब लेकर के चलना है, उसका एक मार्गदर्शन भी हो, ये इसके लिए चुनौतीपूर्ण था। इसलिए हमारे संविधान को मतलब भारतीय संविधान को लिखित होना आवश्यक था। प्लस इसके साथ देखेंगे दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लिए एक दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए मार्गदर्शिका के रूप में संविधान का लिखित होना बहुत जरूरी था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे देश हैं जो हर साल उनमें मतलब संविधान सभा गठित होती है, फिर जो मतलब उसमें बहुत सारे बदलाव करते हैं, फिर गठन होता है। आप देखेंगे कि लगातार हमारा संविधान जो लिखित संविधान है, आप देखेंगे जब से लागू हुआ है 1950 के बाद से, तो आप देखेंगे कि हमारा संविधान कंटिन्यूअसली 70 साल से लगातार चलता आ रहा है और आज भी हमें मार्गदर्शित करता है। इसलिए हमें संविधान की लिखित होने की आवश्यकता महसूस हो रही थी, तो जो कि संविधान निर्माताओं ने किया। प्लस इसके साथ आप देखेंगे सामूहिक सामूहिक निर्माण निर्णय मतलब सामूहिक निर्णय निर्माण को सुनिश्चित करना। जैसे कि आप देखेंगे कि सामूहिक निर्णय कैसे, जैसे कि जब भी हम देखते हैं कि लोकसभा का चुनाव होता है तो बहुमत किसका होता है, बहुमत के आधार पर जनता मतलब जनता वहाँ पे पहुँचाती है लोकसभा में। फिर वहाँ से आप बहुमत के आधार पे कोई भी विधि या जो कानून बनाया जाता है वो एक बहुमत के आधार पे एक तरह से क्या है, एक जनता का रिप्रेजेंटेशन ही वहाँ पे हो रहा है बहुमत के आधार पे, यानी कि सुनिश्चित सामूहिक निर्णय वहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। इसलिए भी हमें संविधान का लिखित होना जरूरी था। तो आई होप आपको सारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे कि भारतीय संविधान का लिखित होना कितना आवश्यक था। फिर इसके साथ आप देखेंगे कि कई आलोचक जो होते हैं कहते हैं भारतीय संविधान उधार का थैला, यानी कि कई जगह से उधार उधार लिया गया है। जैसे कि ब्रिटेन से आप देखेंगे संसदीय लोकतंत्र लिया गया है, संसदीय लोकतंत्र लिया गया है, लेकिन क्रेडिट उनको ही दिया जाता है। लेकिन जब भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि संसदीय लोकतंत्र कहाँ से लिया गया है, तो आप ब्रिटेन ही मतलब आपको टिक करना है, ब्रिटेन ही टिक करना है। लेकिन जब आप कहेंगे कि जब पूछा जाए कि संसद भारतीय संविधान उधार का थैला, जब आपको विश्लेषण करने की तार्किकता पे बात करने की जरूरत हो, तब आप ऐसे देखिए आप कर सकते हैं। जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य की पुस्तक थी अर्थशास्त्र, वहाँ पे भी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का मतलब जो पद थे वहाँ पे भी जिक्र था। ये भारतीयता की पहचान है कि जो उस समय संसदीय लोकतंत्र के बारे में उन्होंने पहले ही अपनी अर्थशास्त्र में लिख लिख दिया था। प्लस दूसरा पॉइंट देखेंगे, भारत में गणतंत्र है और राजमुकुट का शासन नहीं है, यानी कि ब्रिटेन में राजमुकुट का शासन है और भारत में गणतंत्र है। लिया गया संसदीय लोकतंत्र वहां से, संसदीय लोकतंत्र वहां से पूर्णतः तब माना जाता कि जब भारत में भी राजमुकुट का शासन होता, तब हम कह सकते थे कि संसदीय लोकतंत्र हम ब्रिटेन से पूर्णतः लिए हैं। तो इस तरीके से हम नहीं कर डिसाइड कर सकते हैं कि ये आलोचना का पॉइंट है। इस तरीके से आप तीसरा पॉइंट देखेंगे, भारतीय संविधान संप्रभु है ना कि संसद। और आप ब्रिटेन में देखेंगे ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, ब्रिटेन की संसद संप्रभु है। लेकिन भारत में क्या है, भारतीय संविधान संप्रभु है। जैसे कि हम देखेंगे कि हमारे संविधान में ही लिखा है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो इससे क्या पता चल रहा है, वहाँ राजमुकुट का शासन है, यहाँ वहाँ जो है संसद संप्रभु है, भारत में गणतंत्र है, यहाँ पे लोगों का शासन, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार का शासन है, प्लस यहाँ पे संविधान संप्रभु है।
इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार देखेंगे कि यूएसए से कहा जाता है मौलिक अधिकार लिए गए हैं, लेकिन आप देखेंगे जो 12 से 15 का मैग्ना कार्टा था उसमें भी मतलब सबसे पहले अधिकारों की बात 1215 के मैग्ना कार्टा से ही शुरू हुई थी। लेकिन 1215 का जो मैग्ना कार्टा था ये तो ब्रिटेन का था, तो मतलब अमेरिका ने भी ब्रिटेन से ये इसको बोरो किया, लेकिन नहीं, यहाँ से अधिकार की शुरुआत मानी जाती है। आप देखें कि मूल अमेरिकी संविधान में फंडामेंटल राइट नहीं थे, मूल अमेरिकी संविधान में फंडामेंटल राइट नहीं थी। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप अपने आप निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। जब भी आप कभी मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि फ्रांस के बारे में भी लिखा हुआ है। फ्रांस से कहा जाता है गणराज्य लिया गया है। जबकि आप देखेंगे भारत को गणतंत्र का जन्म स्थान माना जाता है। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि ये हम फ्रांस से लिए गए हैं। लेकिन मैं एक बार आपको फिर से बताऊं कि जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए कि गणराज्य कहाँ से लिया गया है, तब आप फ्रांस को ही टिक करेंगे। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि कनाडा में देखेंगे संसदीय व्यवस्था आप देखेंगे कि अगर हम उधार के थैले की बात कर रहे हैं तो यूएसए के संविधान में भी मौजूद था, और जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसमें भी ये मौजूद था, तो हम वहां से भी ले सकते हैं। लेकिन भारतीय संघ असमरूपीय है। असमरूपीय का मतलब है कि जो भारतीय संघ है वहां पे जो राज्यसभा है वहां पे लोगों का बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। जैसे कि यूएसए में क्या होता है, यूएसए में भाई भाई का प्रतिनिधित्व माना जाता है, भाई भाई, यानी कि यूएसए में 50 राज्य हैं तो राज्यसभा में हर राज्य से 2 सीटें ली जाती है, यानी कि 100 सीट हो गई। लेकिन भारत में क्या होता है, भारत में जनसंख्या जितनी है उसके प्रति हम सीटों को निर्धारित करते हैं, जनसंख्या से हम सीटों को निर्धारित करते हैं। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश की देखेंगे और मतलब आप सिक्किम की देखेंगे तो कितना बड़ा रेशियो है। आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भारतीय जो संघ है वो असमरूपीय है। और अगला पॉइंट देखेंगे आप कि जो जर्मनी है, जर्मनी से हमने कहा आपातकाल प्रावधान को हमने बोरो किया है, लेकिन आप देखेंगे 1935 के एक्ट में भी ये प्रावधान मौजूद है और हमने संसद की स्वीकृति से जोड़ा गया है। ये जो आपातकालीन प्रावधान है ये हमारे देश में संसद की स्वीकृति से जोड़े गए हैं। प्लस आप इसके साथ साथ देख सकते हैं डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने कहा था कि यह भारतीय संविधान जो मतलब आलोचक है उन्होंने कहा था कि जो उधार लिया गया है उन्हें भारतीय संविधान के बारे में नॉलेज नहीं है, और ना ही किसी देश के द्वारा जो संसदीय लोकतंत्र है, मूल अधिकार, गणराज्य और जो संघीय व्यवस्था है इस पे पेटेंट कराया गया है। इसलिए आप देख सकते हैं कि आप अपने निष्कर्ष पे इसको कंक्लूड करके आप वो डॉक्टर अम्बेडकर की लाइनों को कंक्लूड करके आप निष्कर्ष के साथ जा सकते हैं या अपने उत्तर को समाप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कैसे हमें पता चला कि संसदीय लोकतंत्र जो अर्थशास्त्र की पुस्तक थी जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी, सबसे पहले वहाँ पे उसको चर्चा मतलब लिख दिया गया था कि मंत्रिपरिषद होगी, प्रधानमंत्री होगा, ये वहाँ पे जानकारी मिलती है। प्लस इसके साथ आप 1215 का मैग्ना कार्टा देखिए, मूल अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकार नहीं थे। तो इस तरीके से आप एक तार्किक विश्लेषण के साथ अपने उत्तर को समाप्त कर सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर देखेंगे जो हमारा तीसरा टॉपिक था भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसमें प्री प्लस मेंस दोनों जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम कैसे मतलब इस टॉपिक को कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम परिचय लेंगे, फिर इसके बाद भारतीय संविधान का क्या महत्व है, महत्वपूर्ण मुद्दे लेंगे जैसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, एकता, अखंडता, अखंडता, संप्रभु, इन शब्दों का क्या क्या मतलब होता है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसके साथ प्रस्तावना का संविधान में स्थान क्या क्या है, कैसा स्थान है संविधान
का भाग है प्रस्तावना या नहीं है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्णय हैं, ये भी हम देखेंगे। प्लस इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो पीवाईक्यू है, जो आया हुआ है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हैं संविधान की प्रस्तावना का शब्द रिपब्लिक, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, उनकी चर्चा करें, क्या वर्तमान में इनकी रक्षा कर सकते हैं, ये यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान के उपागम से फ्रांस क्या सीख सकता है, ये देखिए आप 2019 में पूछा गया है। इस तरीके से हम कैसे जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनको कैसे हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये भी हम इसके साथ साथ कवर। हमने जो बात किया था आपसे, जो हमारा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप देखिए कि लिखित संविधान में संविधान को घोषित करने की तिथि निर्धारित होती है। जो कि पहला स्टेटमेंट दिया गया है, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि सही स्टेटमेंट दिख रही है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है, कह रहा है कि संविधान सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। ये आप देखे होंगे कि मैंने अभी पुराने पेपर्स को दिखाया है, जो अभी हाल ही में 28 मई को जो पेपर आया था उसमें पूछा हुआ था सरकार की शक्तियों के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये भी स्टेटमेंट सही है। प्लस तीसरा स्टेटमेंट आप देखेंगे, जो मैंने विश्लेषण कराया था उसमें से आप देखेंगे कि जो मैंने कहा था कि ब्रिटेन के संविधान अलिखित है, ब्रिटेन का संविधान तो अलिखित है, लेकिन आप देखेंगे कि पाकिस्तान का संविधान लिखित संविधान है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान का संविधान लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का जो संविधान है ये केवल अलिखित है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है, जबकि पूछ रखा है सही उत्तर की पुष्टि करें। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा केवल 2। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।